अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है। मैं इस वक्त शाहराह कायदे आज़म यानी मॉल रोड पर मौजूद हूँ और मॉल रोड का मारूफ मकाम चेरिंग क्रॉस है। जब चेरिंग क्रॉस की तारीख लिखी जाएगी तो यकीनन एहतजाज लिखे जाएंगे, धरने लिखे जाएंगे, मुतालिबात लिखे जाएंगे, नारे लिखे जाएंगे। मैं तो नया पाकिस्तान ढूंढने निकला था, लेकिन यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि भी तो पुराना पाकिस्तान है, क्योंकि तारीख वही पुरानी है जहाँ लोगों को अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ता है, जहाँ लोगों को अपने मुतालिबात मनवाने के लिए चौकों और चौराहों में आना पड़ता है, जहाँ पर नारे बुलंद करने पड़ते हैं। और आज कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर तो असातिज़ा माथे का झूमर हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर असातिज़ा खाक नशी हैं, चौकों और चौराहों में अपना हक मांगने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन है जो गुज़श्ता 2 रोज़ से अपने एहतजाज कर रही है, अपने मुतालिबात मनवाने के लिए। और इस वक्त मेरे साथ पंजाब के 36 अजला से असातिज़ा एक मुनफरिद अंदाज के अंदर धरना दिए बैठे हैं। इस धरने के अंदर स्किट्स भी पेश किए गए दिन भर। इस धरने के अंदर आज एक मुशायरे का इनेकाद भी किया गया है, जिस मुशायरे के अंदर यकीनन वो तंज की चोट और तंज के नश्तर भी बरसाए जाएंगे इक़्तिदार के ऐवान में बैठे हुए लोगों के ऊपर। क्योंकि मेरे अकब में, मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर पंजाब असम्बली मौजूद है, ऐवान इक़्तिदार मौजूद है, और इक़्तिदार के ऐवान के अंदर वो लोग बैठे हैं। हो सकता है इनमें बहुत से लोगों को इन लोगों ने ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया हो और ये इस काबिल हुए हों कि इस ऐवान में पहुंचे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि इस ऐवान में पहुंचने वाले इनके हुकूक पर डाका डालेंगे, इनके हुकूक सल्ब करेंगे। इनके मुतालिबात क्या है, ज़रा इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। जो मरकज़ी सदर है पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के, हाफिज़ अब्दुल खालिक नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल खालिक नदीम साहब, सेक्शन 144 है माल रोड के ऊपर, यहाँ पर एहतजाज नहीं कर सकते, धरने नहीं दे सकते। आपको पता है कि लोग डिस्टर्ब होते हैं, ताजर बिरादरी बड़ी मुश्किलात में है, तो असातिज़ा को ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि आज धरना देना पड़ा शहर के मरकज़ में? देखिए जी, सबसे पहले असातिज़ा के अंदर उनका मुआशी कत्ल हुआ। अब मुआशी कत्ल के बाद हमारी जान के लाले भी हमें पड़ गए कि हमारे प्रोफेसर खालिद हमीद साहब जो है, गुज़श्ता दिनों उन्हें क्लासरूम के अंदर उनकी शहादत हुई है। और आज उस्ताद ना क्लासरूम में महफूज है और ना मुआशी तौर पे महफूज है। हमारे असातिज़ा की तनख्वाहों से 24 हज़ार रुपया डिडक्शन हो रही है, उनका मुआशी कत्ल हो रहा है, उन्हें तरक्कियों से महरूम किया जा रहा है। और उसके सबसे अहम बात, वो 5 दर्जाती फार्मूला जो KPK के अंदर राइज है, उनसे हमारे असातिज़ा को महरूम किया जा रहा है। हमारा महकमा बार बार हमसे वादा करने के बावजूद, हमारे मिनिस्टर साहब हमसे वादा करने के बावजूद कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, आपके मुतालबात बरहक हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं। हम यहाँ पे निकले हैं अपने हकूक़ लेने के लिए और महकमा हायर एजुकेशन के मिनिस्टर के इख्तियारात लेने के लिए कि कम अज़ कम उसको हायर एजुकेशन के मिनिस्टर के इख्तियारात लेने के लिए नहीं, बेख्तियार मिनिस्टर आपके। अगर वो बाइख्तियार होते तो आज हम उनके कहने के मुताबिक हमारे मुतालबात जायज़ हैं और हक भी हैं। अगर वो जायज़ हैं तो इसका मतलब मिनिस्टर हायर एजुकेशन के साथ इजहार हमदर्दी कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठे हुए। आप सब देखिए, जहाँ पर मुज़ाकरात, देखिए मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर मुतालिबात मनवाने के लिए मुज़ाकरात किए जाते हैं, और जब मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर जंग होती है। और दुनिया के अंदर जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं उनका इख्तिताम फिर मुज़ाकरात पे होता है। तो $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि फिर आप लड़ते क्यों हैं, धरने देते क्यों हैं जब मुज़ाकरात ही होने हैं? तो हमने गुज़श्ता 6 माह से मुसलसल उनके साथ कई बार मुज़ाकरात किए हैं। हमने तहरीरी फॉर्म के अंदर अपनी अर्जदाश्त उनको पेश की हैं, तमाम इश्यूज़ को डिटेल के साथ उनके साथ डिस्कस किया है। और उन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में उन्होंने हमारे साथ वादा किया, और ये आखिरी लास्ट जो प्रोटेस्ट था हमारा सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने, वहाँ उससे एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद हमारे मुज़ाकरात हुए और उन्होंने वादा किया कि 26 तारीख की नौबत नहीं आएगी। मैं खुद मिनिस्टर हायर एजुकेशन ने कहा। जी। और उन्होंने, और एक और प्रोग्राम किसी टीवी में लाइव चल रहा था, वहाँ भी उन्होंने वादा किया कि ये नौबत नहीं आएगी। आपका पे प्रोटेक्शन का मुतालबा बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि आपका 5 दर्जाती फार्मूले का मुतालबा जो KPK में हुआ वो बिल्कुल सही है। 1 by 1 आते हैं ना सर, 1 by 1 आते हैं, क्योंकि रमज़ान गुरु साहब भी हैं यहाँ पर, पंजाब के दीगर शहरों से आए हुए लोग भी हैं। रमज़ान गुरु साहब सीनियर हैं आप, ये पे प्रोटेक्शन है क्या, मुतालिबा क्या है पे प्रोटेक्शन का, क्या चाह रहे हैं आप? पे प्रोटेक्शन पे भी आऊंगा। ये पे प्रोटेक्शन भी है, ये 5 दर्जाती फार्मूला भी है, सर्विस स्ट्रक्चर भी है। चले 5 दर्जाती फार्मूले पे पहले बता दें कि 5 दर्जाती फार्मूले में क्या मांग रहे हैं आप?
ये कॉलेज सादा की तरक्की का एक सर्विस स्ट्रक्चर है जो पहले 4 दर्जात पर मुश्तमिल था। ग्रेड 20, 18, 17 में तकसीम थी हमारी नशिस्तें। तो अब ये प्रमोशन का जो हमारा फार्मूला है ये फरसूदा हो चुका है, बल्कि पिछले 1.5 साल से तो ये मुअत्तल है, कोई प्रमोशन ही नहीं हो रही। अब ये गवर्नमेंट कहती है कि हमने याद है कि साबिका हुकूमत के अंदर ग्रेड 17 को 18 के अंदर प्रमोट किया गया था, नोटिफिकेशन को जारी ऐलान हुआ था ऐसा, और ये 1.5 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई, ना पीएसबी ऐलान तो हुआ था, ना पीएसबी हुई है ना डीपीसी हुई है। कोई 1.5 साल से ये सिलसिला मुअत्तल है। तो ये कहते हैं कि हमने केपीके में ये इस्लाहात की, ये की, और केपीके में ये ऑलरेडी ये 5 दर्जाती फार्मूला दे चुके हैं ग्रेड 21 तक, और हमारा मुतालबा कोई अनहोना नहीं है। हम इसी पाकिस्तान के शहरी हैं। 1973 के आइन के तहत हमारा भी वही हक है जो खैबर पख्तूनख्वा। कितने अरसे से दरस व तदरीस से मुंसलिक है, कितना अरसा हो गया आपको? हमारे लोग जो हैं वो 25 साल से ग्रेड 17 में रहे हैं। इसी 25 साल से ग्रेड 17 में काम कर रहे हैं जी। आपका ग्रेड कौन सा है जी? अब मैं तो अब 19 में चला गया हूँ। आप कितने अरसे से जी? मैं जी 25, मैं प्रोफेसर मियां महबूब अहमद मेरा नाम है, मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज पत्तोकी में। 96 में मैं लेक्चरर भर्ती हुआ हूँ, स्टिल मैं लेक्चरर हूँ। 25 इयर्स मेरी सर्विस होगी। 96 से अब तक आप लेक्चरर के तौर पे काम कर रहे हैं। आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? आगे आ जाए थोड़ा सा। 21 साल 22 साल। मुझे 24वां साल शुरू हो गया है, और ये जो प्रमोशन ट्रेनिंग लिंक की है इन्होंने वो भी हम कर चुके हैं, और एक तरक्की भी अभी तक नहीं गई, और मेरी रिटायरमेंट इसी साल के आखिर में है। आप जब इससे वाबस्ता हुए थे तो उस वक्त भी ग्रेड 17 में थे, जब रिटायर होने जा रहे हैं तब भी ग्रेड 17 आपका? जी बिल्कुल, 96 जब ज्वाइन किया था इसको 17वें स्केल में ही थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहरबानियों से शायद अल्लाह ना करे कि इनको कुछ खुदा का खौफ आ जाए और हम पर ये रहम करें, और ना करे कि खुदा का खौफ आ जाए। खुदा का खौफ आना चाहिए ना फिर तो। अल्लाह करे इनको बहुत ज्यादा, मैंने तंजन कहा कि अल्लाह करे कि इनको खौफ आ जाए, आपने इस्लाह फरमाई, लेकिन मैंने तंजन कहा कि लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि आपने ट्रेनिंग नहीं ली ना, ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते तो आपको भी प्रमोशन मिल जाती। भाई हम ट्रेनिंग ले चुके हैं, मैं डेट क्लियर कर रहा हूँ, इधर मुझे मेरी गर्दन काट दे, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। इन्होंने 25 जून से 13 जुलाई को 21 दिन की 2 सेशन की ट्रेनिंग कायद में हमें दी है। हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। 2 सेशंस की ट्रेनिंग में कहते हैं कि आपको स्केल अपग्रेड कर दिया जाए। उस्मान बुज़दार साहब तो अभी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सीएम है, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग को पंजाब के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए भाई, ट्रेनिंग को खुद मुअत्तल किया इन्होंने, और इस पर हमारे ऊपर डाल रहे हैं किसी इदारे में। आप साहब आपको पता है कि उस्मान बुज़दार साहब भी जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है सर, ये तब्दीली सरकार है। वो बगैर ट्रेनिंग के वजीर आला हैं, हम ट्रेनिंग से भागने वाले लोग नहीं। ये कहना, ये 72 लोग 1 साल से ये ट्रेनिंग वाला मसला इन्होंने नाफिजुल अमल किया है। पूरे 1 साल में सिर्फ 72 अफराद को ट्रेनिंग दे पाए हैं, और जिनसे ट्रेनिंग ली, जिस महकमे से कायद से, ना उनकी पेमेंट हुई ना इनकी प्रमोशन हुई। ये इनमें से 350 अफराद ऐसे हैं हमारे साथ। आपकी ट्रेनिंग आउटसोर्स होती है? बिल्कुल, बाहर से किसी को हायर किया जाता है? हाँ जी। ये ट्रेनिंग का क्या, साहबजादा नदीम साहब भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, बीट रिपोर्टर अकमल सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था, मैं इनकी तरफ आऊंगा। साहबजादा नदीम साहब, ये ट्रेनिंग वाला मामला क्या है सर? कब से ट्रेनिंग नहीं हो रही सर? देखें, ट्रेनिंग का जो इशू है वो ये है कि इन्होंने ट्रेनिंग को मैंडेटरी किया हुआ है, लेकिन इनके पास ट्रेनिंग की कोई एकेडमी नहीं है। हम असातिज़ा की ट्रेनिंग उसूलन तो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमारा काम तदरीस से मुताल्लिक है। हम पढ़ाते हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन पर हमें सिलेक्ट करते हैं, हम पढ़ाते हैं। अगर हमें प्रिंसिपल बनाना है ट्रेनिंग दें, लेकिन फिर हम कहते हैं फिर भी हमें ट्रेनिंग दे दें, लेकिन इसको प्रमोशन से क्यों लिंक करते हैं? हमें प्रमोट करके भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। और फिर तीसरी बात यह है कि अगर ट्रेनिंग देनी है, मेरा लिंग्विस्टिक्स में PhD है, यहाँ इंग्लिश में यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में PhD बैठे हैं, और हमें ट्रेनिंग कौन देता है? जो प्राइमरी स्कूल का निसाब मुरतब करता है। कौन से लोग हैं जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं? उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? और फिर वो भी आप उस ट्रेनिंग को ठुकरा देते हैं ना। फिर हम कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग पे एतराज़ात है, लेकिन वो कहते हैं आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगी ना। हमारी ट्रेनिंग करें। 1.5 साल में हमारे प्रमोशन केसेस में 3000 लोग प्रमोशन क्यू में आ चुके हैं, और इस सारे अरसे में ये सिर्फ 72 अफराद को ट्रेनिंग दे सके हैं। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? ये इस तालीम पर, यानी लोग क्यू में लगे हुए हैं। जी आप साहब, ये हम ट्रेनिंग से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि महकमा का सेक्रेटरी कोई भी आए, पॉलिसी पे काम चलना चाहिए। गुज़श्ता 4 सेक्रेटरियों ने इस बात को इंडोर्स किया है कि हमारे तहरीरी तौर पे मौजूद है। 2 महीने वो समरी
सेक्रेटरी रेगुलेशन के पास रही। इसी मिनिस्टर साहब ने उसको इंडोर्स किया था। सेक्रेटरी जो मैडम सारा थी उन्होंने इंडोर्स किया था। उसके बाद साजिद जफर डाल साहब ने उसको इंडोर्स किया, सेक्रेटरी रेगुलेशन ने इंडोर्स किया, सेक्रेटरी सर्विसेज ने इंडोर्स किया कि इनकी ट्रेन, हमारे पास ना वसाइल हैं, महकमे ने कहा हमारे पास ना रिसोर्सेज हैं, लिहाजा जब तक हमारे पास वसाइल नहीं, जब तक हमारे पास एकेडमी नहीं, इसको पेंडिंग कर दिया जाए। अब जो हमारे नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, ये नया कानून सिर्फ हमें हकूक से महरूम करने के लिए कि हम पे प्रोटेक्शन का मसला ना उठाएं, हम दूसरा मसला ना उठाएं, इसके ऊपर उलझा दिया जाए, आखिर में कह दिया जाए लो जी हम ये करने जा रहे हैं, सिर्फ हमें महरूम करने के लिए कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग वाला मामला आपको महरूम करने के लिए। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये 5 दर्जाती फॉर्मूला क्या है? केपी तर्ज का आप सर्विस स्ट्रक्चर मांग रहे हैं, पे प्रोटेक्शन वाला क्या मामला है? जी, पे प्रोटेक्शन का जो मसला है ये बहुत दरीना, और इस मसले की जद में 6000 के करीब हमारे लोग हैं। 4 बैचेस इसके सफरर हैं। 2002 का बैच वो भी पीपीएससी का सिलेक्टी है, 2005 का बैच वो भी पीपीएससी का सफर तो कर रहे हैं। ये पे प्रोटेक्शन वाला मामला है क्या? मामला ये है कि 2009 में हमें रेगुलर किया गया और हमें पे प्रोटेक्शन दी गई इन राइटिंग, जब हमें रेगुलर किया गया, और 2013 में 2002 और 5 के बैच, दोनों बैचेस को वो पे प्रोटेक्शन जो दी थी वो वापस ले लेगी, और हमें कहा गया कि आपने 4 साल जो ज़्यादा हमसे तनख्वाह ली है उसकी डिडक्शन होगी। और डिडक्शन का मतलब है कि पर मंथ हर बंदे को 18 से लेकर 22,000 तक उसकी पर मंथ कटौती शुरू होगी। कटौती हो चुकी है? हो रही है। और मसला, और इसके खिलाफ हम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के 20 डिसीजन आ चुके हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसके अगेंस्ट आ चुका है। लेकिन मसला क्या है, इतनी बेहिस ये ब्यूरोक्रेसी है HED की, और पहली गवर्नमेंट पे भी हमें बड़ा एतराज था। ये तब्दीली के नाम पे बिल्कुल सही। आपका लाएअमल क्या होगा, आप क्या धड़न तख्ता करने जा रहे हैं हुकूमत का, इस पर बात करेंगे। लेकिन अकबर सुमरो साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अकबर सुमरो साहब, हाफिज अब्दुल खालिक नदीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, साहबजादा नदीम साहब की सुनी, गुलाम मुर्तज़ा साहब की। ये 5 दर्जाती फॉर्मूला हो या पे प्रोटेक्शन का मामला हो, ये बहुत अरसे से लिंगर ऑन हो रहा है सर। अब तो तब्दीली सरकार की हुकूमत है, क्यों नहीं हो सका? इनके मुतालिबात माने क्यों नहीं गए? देखिए रिहान, ये हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की अजारादारी है, और ब्यूरोक्रेसी बतौर अजारादार तबका जो है वो माशरे पर मुसल्लत है। आप देखिए कि जिस महकमे के अंदर गुज़िश्ता 3 सालों में 9 सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तब्दील हो गए हों, उस महकमे में पॉलिसी कहाँ बनेगी? महकमा हायर एजुकेशन के पास तो कोई पॉलिसी ही मौजूद नहीं है कि वो जिस पॉलिसी के तहत अपनी आगे स्ट्रेटजी बनाएं। आप देखिए कि ये कितनी बाइस तफ्तीश बात है कि आपके असातिज़ा इस वक्त सड़कों पर बैठे हैं, और महकमा हायर एजुकेशन की ब्यूरोक्रेसी जिम खाना में बैठकर इस वक्त इशाइया कर रही है। आप मुझे एक बात बताएं, के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं पहुंचा अभी तक। उसकी वजह है ना, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आपकी ब्यूरोक्रेसी अजारादार तबका है। हमारे यहाँ जो सियासतदान है वो तो इनके सामने इंतहाई मासूम है। जितने ज़्यादा जालिम मिजाज के ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी तो ट्रेनिंग इसी बुनियाद पर होती है। ब्यूरोक्रेसी तो ये कह रही है कि अपने सियासी मफादात के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। ये नहीं कह रहे ना, कौन सा ब्यूरोक्रेट कह रहा है? महकमा हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जिसको 3 महीने नहीं हुए, महकमा हायर एजुकेशन में सेक्रेटरी होता ही नहीं है, वो अपना सिर्फ अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए इस तरह के बयान जारी करते हैं। और ये बयान अभी तक सेक्रेटरी की जानिब से जारी नहीं हुआ, ये बयान किसी और जगह से फ्लोट किया गया। तब्दीली सरकार की हुकूमत के अंदर तो ब्यूरोक्रेसी वो कहते थे उसको नकेल डालना हम जानते हैं ना। यहाँ पर तो सियासत, यहाँ पर तो सियासी रहनुमाओं का काम है ना सर, इनसे मुज़ाकरात करें। कौन नकेल डालेगा? आपका वजीर हायर एजुकेशन। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं जी, क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर एक मुशायरा भी बर्पा होने वाला है, मुशायरे में शोरा हज़रात भी यहाँ पर मौजूद होंगे, सबसे बात करनी है। एक ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक व्यूअर्स। ये प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स का एहतजाज है। ये एहतजाज अपनी मुनफरिद जो है वो पहचान रखता है, इनफरादियत रखता है, क्योंकि ये इल्मी और अदबी एहतजाज है। तो इस इल्मी और अदबी एहतजाज के अंदर ये किस तरह से इल्मी अदबी तरीके से अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं अरबाब इख्तियार तक, वो भी आपको दिखाएंगे। और मेरे पस मंजर में क्योंकि पंजाब असम्बली है, तो ये कहना चाहते हैं अपने अशार की ज़ुबान में कि लो तुम भी सुनो, हाकिम भी सुने, एक बात सुनाने आया हूँ मैं, फिर से ममोले को लेकर शाही से लड़ाने आया हूँ। ये ताजमहल, ये दीवारें मजबूत नहीं, मजबूत करो, ये ताजमहल गिर जाएंगे, मैं आग लगाने आया हूँ। तो ये क्या कहना चाहेंगे, जरा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नासिर साहब, आप तो शायरी करते हैं, अपने कलम से जो है वो सफाए करतास पे जब आप अपने कलिमात उतारते हैं तो बहुत से लोगों को चुभते भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर अशार की जुबान में? जी, मैं
ایک نظم پچھلے کئی سال سے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو مخاطب کر کے میں کہہ رہا ہوں. پچھلے کئی سال سے تو اس کا مطلب شہباز شریف صاحب ہوں گے؟ بالکل شہباز شریف صاحب کو بھی مخاطب کیا اور اب عثمان بزدار صاحب کو بھی مخاطب کروں گا. تو میں چند شعر پیش کر رہا ہوں. میں وسیم اکرم صاحب کے لیے. جی ہمارے وسیم اکرم صاحب جو انڈر ٹریننگ ہے ابھی. انڈر ٹریننگ وسیم اکرم پلس کے لیے اشعار ہے. جی ہاں چند شعر ہیں. اس کا مطلب انڈر ٹریننگ جو ہے اگر آپ سی ایم ہو سکتے ہیں تو انڈر ٹریننگ بھی پروموشن مل سکتی ہے. دیکھیں جی یہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے ٹریننگ کی, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اساتذہ کرام جب پڑھاتے ہیں تو یہ ان کی ٹریننگ ہی ہوتی ہے, یہ تربیت ہی ہوتی ہے. اب آپ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں اپنے اشعار سے. جی اپنے اساتذہ کے مسائل بھی حل کرو. ٹھیک ہے. اپنے اساتذہ کے مسائل بھی حل کرو, لیت و لعل کو چھوڑ کے بس آج کل کرو. واہ واہ واہ. اپنے اساتذہ کے مسائل بھی حل کرو, لیت و لعل کو چھوڑ کے بس آج کل کرو. امیڈیٹلی. تکریم و احترام کی باتیں بہت ہوئیں, تکریم و احترام کی باتیں بہت ہوئیں, اب وقت آ گیا ہے کہ ان پر عمل کرو. بالکل ٹھیک ہے. تکریم و احترام کی باتیں بہت ہوئیں, اب وقت آ گیا ہے کہ ان پر عمل کرو. پیغمبروں کے پیشے سے جو منسلک ہوئے, پیغمبروں کے پیشے سے جو منسلک ہوئے, ان کی شب حیات کو صبح ازل کرو. پیغمبروں کے پیشے سے جو منسلک ہوئے, ان کی شب حیات کو صبح ازل کرو. استاد کس طرح سے پڑھاتے رہے تمہیں, استاد کس طرح سے پڑھاتے رہے تمہیں. یہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں جو اقتدار کے ایوان میں بھی بیٹھتے ہیں, اندر بیٹھے ہیں, جو یہ 90-90 میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جو اس وقت بیٹھے ہوں گے. کس طرح سے پڑھاتے رہے تمہیں, استاد کس طرح سے پڑھاتے رہے تمہیں, ہے حوصلہ تو یاد وہ ایک ایک پل کرو. استاد کس طرح سے پڑھاتے رہے تمہیں, ہے حوصلہ تو یاد وہ ایک ایک پل کرو. اے اہل اقتدار, یہ اہل اقتدار ہے, اے اہل اقتدار کرو مہربانیاں, مشق ستم سے اپنے نہ اعصاب شل کرو. دیکھیے شعر, جن کے سبب ہو شامل چارہ گرانے شہر. واہ واہ واہ. جن کے سبب ہو شامل چارہ گرانے شہر, ان کے لیے بھی فیصلہ کوئی اٹل کرو. بہت خوبصورت اشعار. جن کے سبب ہو شامل چارہ گرانے شہر, ان کے لیے بھی فیصلہ کوئی اٹل کرو. مکتا ہے ناصر بشیر ہے یہی معراج شاعری, ناصر بشیر ہے یہی معراج شاعری, تم دوسروں کے درد کو اپنی غزل کرو. اپنی غزل کرو. واہ واہ واہ. ناصر صاحب کمال کر دیا. اساتذہ کے مسائل بھی حل کرو, لیت و لعل کو چھوڑ کے بس آج کل کرو. خوبصورت بات ہے جی. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے, عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب خیریت سے آپ؟ میں مزاج گرامی بخیر تو نہیں ہوں گے کیونکہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم. بس اللہ کا کرم ہے, پھر بھی چل رہے ہیں. اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر حال میں. بالکل صحیح ہے. تو آپ کچھ کہیں گے ایوان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو للکاریں گے؟ میں آج آپ کو وہ غزل سناؤں گا. سنائیں سر. جس کے ایک شعر پر جب میں BNR سینٹر سے نیچے اترا ایوب خان کے زمانے میں تو مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا. وہ ایک شعر جو آپ کی گرفتاری کا باعث بنا. ہاں, لیکن وہ میں غزل پوری سناتا ہوں. پوری سنائیں سر. ہر وہ گل صبح بہاراں کا سزاوار نہ تھا. واہ واہ واہ. ہر وہ گل صبح بہاراں کا سزاوار نہ تھا, جس کو تزئین گلستان سے سروکار نہ تھا. واہ 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 واہ. ہر وہ گل صبح بہاراں کا سزاوار نہ تھا, جس کو تزئین گلستان سے سروکار نہ تھا. بات یہ تھی غم جانا سے اجازت نہ ملی, بات یہ تھی غم جانا سے اجازت نہ ملی, ورنہ محفل میں مجھے پینے سے انکار نہ تھا. واہ 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 واہ. بات یہ تھی غم جانا سے اجازت نہ ملی, ورنہ محفل میں مجھے پینے سے انکار نہ تھا. اور چارہ گر تو نے یوں ہی کچھ پینے پلانے والے بیٹھے ہوئے چائے پینے والے بیٹھے ہوئے. سی ضروری ہے سر, فیملی چینل ہے, چائے پینے والے بیٹھے ہوئے. عرض کرتا ہوں کہ بات یہ تھی
गमे जाना से इजाजत न मिली। वाह वाह वाह। बात ये थी गमे जाना से इजाजत न मिली, वरना महफिल में मुझे पीने से इनकार न था। बहुत सी शहद की बोतलें खुल गई हैं प्रोफेसर। और चारा घर तूने यूं ही ज़हमत मरहम की है, चारा घर तूने यूं ही ज़हमत मरहम की है। जख्म दिल जख्म तो था, बाइस से आज़ाद न था। वाह 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 वाह। चारा घर तूने यूं ही ज़हमत मरहम की है, जख्म दिल बाइस से आज़ार न था। आप शेर सुनिए जिस पर मुझे गिरफ्तार किया गया। वो बीडी मेंबर थे, उनको मुखातिब करके मैंने कहा, वो शेर जिस पे गिरफ्तारी हुई जी, वो शेर था कि आपने जिसको गुलिस्तां की अना सौंपी है। ये आज भी सादिक होता है ये शेर। आपने जिसको गुलिस्तां की अना सौंपी है, मेरे नजदीक वो खारों का भी हकदार न था। वाह 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 वाह, खूबसूरत। आपने जिसको गुलिस्तान की अना सौंपी है, मेरे नजदीक वो खारों का भी हकदार न था। बहुत आला सर, बहुत। अब आगे चलते हैं सर। दो शेर और, सिर्फ दो शेर और। अच्छा, ये मुनफरिद धरना है, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, ये मुनफरिद धरना है, ये इल्मी और अदबी धरना है, और ये धरना शेर व शायरी का धरना है। सर आगे चलेंगे और लोगों को मौका देते, मैं फिर आऊंगा आपकी तरफ। डॉक्टर साहब खैरियत से? इकबाल राही साहब, इकबाल राही साहब हमारे उस्ताद शायर हैं। इकबाल राही साहब क्या कहेंगे? पहले तो तैमूर भाई भी आ चुके हैं, तैमूर भाई से भी सुनेंगे, लेकिन इकबाल राही साहब से एक शेर सुनेंगे सर। एक शेर सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे सर। पहले तो ये जो हजरात बैठे हुए हैं इनकी हम हिमायत करते हैं, ठीक है, बहुत दिल के साथ। पर एक कथा सिर्फ मैंने पेश करना है कि तेरी तलाश में अपना वजूद खोना है। तेरी तलाश में अपना वजूद खोना है। तेरी तलाश में अपना वजूद खोना है। मैं आफताब हूँ, मुझको गुरूब होना है। मैं आफताब हूँ, मुझको गुरूब होना है। और मिले हुए हैं हमें ऐसे नाखुदा राही, मिले हुए हैं हमें ऐसे नाखुदा राही, जो पूछते हैं सफीना कहाँ डबोना। वाह वाह वाह। राही साहब की आपने गुफ्तगू सुनी? तैमूर साहब हैं जनाब, वो कहते हैं कि जब खुदा ताला जो है वो ज़ाहिरी आंख ले लेता है तो फिर मन की आंख खोल देता है। तो तैमूर भाई की शायरी, तैमूर भाई की जुबानी, क्या कहना चाहेंगे तैमूर भाई? जी मैं इतना ही कहूँगा जी कि एक मैसेज और सिर्फ दो शेर। सर सवाल ये है कि क्या ये मदीने की रियासत का मॉडल है कि कल से पैगम्बरी पेशे के अमीन सड़कों पे जलील हो रहे हैं, जो इन दिनों आपकी जुबान बोलता है साहब, कभी मेरी हाँ में हाँ मिलाता रहा है साहब। जो इन दिनों आपकी जुबान बोलता है साहब, कभी मेरी हाँ में हाँ मिलाता रहा है साहब। कहा गया था नया सफर पुरसकून होगा, कहा गया था नया सफर पुरसकून होगा। वही अजियत वही थकन क्या नया है साहब। वाह वाह वाह। कितनी खूबसूरत गुफ्तगू आपने सुनी है। अपने शेरों की जुबान के अंदर पूरी कहानी बयान कर गए तैमूर भाई। एक क्विक ब्रेक लेंगे, अभी जालिब साहब के साहबजादे एक ब्रेक लेंगे जी, क्विक ब्रेक लेंगे। और मामला जिस नेच पर पहुंच चुका है, अभी तो मुशायरा बरपा हुआ है, बहुत कुछ सुनना बाकी है। ब्रेक लेंगे वापस आएंगे जनाब, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। असातिज़ा के धरने में पंजाब भर से आए हुए असातिज़ा को मारूफ शोरा के तवस्सुत से अपने कैथारसिस का मौका मिल रहा है। तो किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। तो मारूफ शायरा रुकैया गज़ल साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और ये अपनी गज़ल से या नज़म से जो है वो अरबाब इख्तियार की फ़िक्र पे दस्तक देंगी। माजी में जो पाई थी वो रिफत ही गवा दी, माजी में जो पाई थी वो रिफत ही गवा दी। अफसोस मुसलमान ने वहदत ही गवा दी। मालिक वो बने बैठे हैं क्यों अर्ज़े वतन के, मालिक वो बने बैठे हैं क्यों अर्ज़े वतन के, जिन लोगों ने असलाफ की अजमत ही गवा दी। बिल्कुल सही। ये किसको कहा है आपने? हायर एजुकेशन वालों को कहा है?
नहीं, ये वो मुसलमान नहीं लगते हैं आपको? उनके मुसलमान होने पे शक हो रहा है आपको? नहीं, उनको बिल्कुल चले जी, ये इन्होंने अपने बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बेहतर है नहीं हो सकते हैं। तब्दीली और खुशहाली का जो नारा है, लेकिन तब्दीली आई नहीं, लेकिन आ सकते 2 नंबर तब्दीली है, आ सकते। नया पाकिस्तान बना? नया पाकिस्तान नहीं बना, पुराना पाकिस्तान है। 200 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ। हाफिज साहब, शायरी कर लें, स्केट्स कर लें, नारे लगा लें, प्ले कार्ड्स उठा लें, अब करना क्या है हुजूर? क्योंकि आपसे मुज़ाकरात के लिए तो कोई पहुंचा नहीं, कितने दिन बैठे रहेंगे यहाँ पे? चूँकि मुशायरा हो रहा था तो मैं भी इसी पे बात करता हूँ। आप भी शायरी की जुबान समझाएंगे? हाँ जी। आपको लगता है कि अरबाब इख्तियार इतने बाज़ौक हैं? मैं कहता हूँ जिसकी गर्दन में है फंदा वही इंसान है बड़ा। ठीक है। जिसकी गर्दन में है फंदा वही इंसान है बड़ा। सारे गर्दनों में फंदे डालने, इसका मतलब सूलियों से यहाँ पैमाइशे कद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। वाह 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 वाह, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। वाह वाह, अकमल सुमरू साहब, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, तो जालिम की मदद कर रहे हैं ये। आज तब्दीली सरकार तो ये कहती थी कि ब्यूरोक्रेसी को नुकेल डालेंगे हम और अवामी नुमाइंदों के रास्ते हुकूमत चलेगी, ब्यूरोक्रेसी की हमारी मातहत होगी, लेकिन यहाँ पर तो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो है, मिनिस्टर हायर एजुकेशन को मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए वक्त नहीं दे रहे। देखिए जी, ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर है कि मौजूदा वज़ीर हायर एजुकेशन की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को किसी किस्म की हिदायत जारी कर सकें। अगर कैपेसिटी नहीं है ही नहीं ना। अगर मिनिस्टर हायर एजुकेशन वो मिनिस्टर हैं जो कभी सीएम के दावेदार भी थे। हाँ, जो ये वो मिनिस्टर हैं जो अपना प्राइवेट स्कूल भी चलाते हैं, ये भी जरा आपके। हाँ, वो कहाँ पे? वो चकवाल के अंदर इतना अपना स्कूल है। ठीक है, अच्छा, वो खैर प्राइवेट स्कूल है। हाँ, वो नहीं, एक पाकिस्तान। हाँ, ऐसे ही है भाई, वो दो पाकिस्तान हुए ना। वो बोर्डिंग स्कूल है और वो इतना बड़ा स्कूल है कि आप महकमा स्कूल्स पंजाब से उसकी हेल्प भी ले रहे हैं। खैर वो एक अलग कहानी है, वो फिर कभी आपको बताएंगे। अगर इतनी इनमें सलाहियत और कैपेसिटी होती। ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी, तीर पहले किसने मारा वो कहानी फिर सही। अब देखिए कि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को इतनी इनमें जुर्रत नहीं है कि उनको डायरेक्शन जारी करें कि जनाब जाएं धरने पे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आगे डायरेक्टर कॉलेजेस को, डीपीआई कॉलेजेस के जरिए प्रिंसिपल्स पे दबाव डलवा रहे हैं। जरा इन असातिज़ा के नाम तो दें हमें कि ये धरने में पहुंचे कैसे हैं और किस बुनियाद पर पहुंचे हैं, ताकि हम इनको डराएं, इनको संगीन धमकियां दें। कार्रवाई भी होगी। हाँ, इनको डराना है ना, दबाव में डालना है। जो इनका जायज़ मुतालबा है वो पूरा नहीं करना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ महकमा हायर एजुकेशन में अपने मफादात के तहत बैठी हुई है और अपने मफादात के तहफ़्ज़ के लिए बैठी हुई है। आपने वेस्टेड इंटरेस्ट को टो कर रही है, क्योंकि खातिन असातिज़ा भी यहाँ पर मौजूद है। मैडम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आगे आ जाए थोड़ा सा, आप दोनों आगे आ जाए, दोनों आगे आ जाए। आप क्या समझती हैं? जैसे ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के जो तेवर जो हैं बड़े सख्त दिखाई दे रहे हैं और खुदा ना खास्ता लाठी चार्ज होता है यहाँ पर असातिज़ा, खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या होगा? बड़े आए बड़े गए, यही माल रोड, यही हम। स्टूडेंट लाइफ से 77 में भुट्टो साहब की जब फांसी की सज़ा हुई थी, लाहौर कॉलेज पहला कॉलेज था जो निकला था और मैं उस दस्ते में भी शामिल थी। एक बार फिर खम ठोंक कर आ गई मैदान में। जबरदस्त। तो और अगर वाटर कैनन जो है वो पानी बरसाती है, आप पर आंसू गैस की शेलिंग होती है, लाठी चार्ज करना पड़ता है, यही खड़ी होंगी। यहाँ खड़ी रहेंगी आप, डटी रहेंगी। ज़ियाउल्लाह गया, मुशर्रफ गया, शहबाज शरीफ गया, हम वही हैं, हम वहीं खड़े रहेंगे। माल भी वहीं, हम भी वहीं। क्या चाहती हैं, उस्मान बुज़दार भी चले जाएं? वो मेरे लेवल का ही नहीं है बंदा। अच्छा। आप सुन रहे, मैं इस तरफ आता हूँ जी। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? वो उन्होंने तो अपना लेवल बता दिया है, आप क्या कहेंगी? नहीं, उस्तादों, ये लोग हमसे नहीं पढ़े हुए, हमारा क्या है, उस्तादों बुज़दार साहब को पढ़ाया आपने? ऐसे को पढ़ाए होंगे ना आपने, बुज़दार साहब के क्लास फेलो से पढ़े हुए। बड़े अफसोस की बात है, जो जिन्होंने बुज़दार साहब को पढ़ाया वो बेचारे पछता रहे होंगे इस वक्त। अच्छा। कि हमने क्या पढ़ाया उनको, कि ये उस्तादों की ये हालत करो, उस्तादों को इस तरह से सड़कों पे लेके आओ और उनको वैसे उन्हें बताइए कि सर्विस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। उनको ज़रा आप मीडिया वाले ज़रा बताएं। आप मुज़ाकरात जो है मिनिस्टर हायर एजुकेशन से करना पसंद करेंगे या बुज़दार साहब से? ये गवर्नमेंट की कन्फ्यूजन है। आप किससे पसंद करेंगे मुज़ाकरात करना? नहीं, हमें हायर अथॉरिटीज, हमें तो इमरान खान से करनी चाहिए, मेरा ख्याल है। आप कहते हैं इमरान खान साहब आए? बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान। बुज़दार साहब भी कबूल नहीं है। देखिए, उनकी गवर्नमेंट ने वो खुद धरने की पैदावार, उन्होंने तो हमें धरना करना सिखाया है। उनकी गवर्नमेंट, देखिए, उनकी गवर्नमेंट में कोई बंदा बाइख्तियार है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी देखने में आ रही है कि जो भी धरना देने के लिए आते हैं वो 126 दिन का जो धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था उसको याद दहानी कराते और कहते हैं 127 दिन का धरना देकर रिकॉर्ड बनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर?
آپ کیا کہنا چاہیں گے اس دھرنے سے متعلق؟ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ جی جب تک کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے اور یہاں آ کر ہائر ایجوکیشن کے منسٹر اور چیف منسٹر کی ڈائریکشن کے اوپر ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے، ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کون آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے؟ جی ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص آئے، ایجوکیشن منسٹر صاحب آئیں لیکن نوٹیفیکیشن کے ساتھ آئیں، نوٹیفیکیشن کے ساتھ آئیں، نوٹیفیکیشن ہاتھ میں تھمائیں گے تو آپ تھمائیں گے تو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ جی نعرہ لگوانا چاہتے ہیں، آگے آئے، نعرہ آگے لگائیں گے۔ کیا نعرہ لگانا چاہ رہی ہیں؟ جی کہ جو ہم سارے لگائیں گے اور سارے آپ ساڈا حق، 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 ہلا بول، ہلا بول، ہلا بول، ہلا بول، ساڈا حق، بالکل صحیح ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی نعروں کی صورت میں بھی اپنا احتجاج مطالبات منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اشعار کی صورت بھی۔ حبیب جالب صاحب کے جو صاحبزادے حبیب جالب صاحب کی شورائے آفاق جو نظم ہے وہ شہباز شریف صاحب تو پڑھا کرتے تھے، آج جالب صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کی زبان سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے ناصر جالب صاحب؟ میں اپنے والد کی شورائے آفاق نظم پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے احتجاج کے ساتھ ہوں۔ جالب صاحب بھی احتجاج میں اور تحریک میں آپ کے ساتھ رہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو جالب صاحب کا وہ کی نظم میں پیش جالب صاحب کی نظم ہوگی۔ جی ہماری طرف سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی کل کسی نئے ایشو کے ساتھ۔ جالب صاحب کی نظم بزبان ناصر جالب صاحب، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ جی، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ جی ناصر جالب صاحب، اوور ٹو یو۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں